सकते। ऐसा कौन माननीय मुख्यमंत्री नहीं है जो कि झारखंड को लूटने में अपना योगदान नहीं दिया। आपने जिसका नाम लिया ज्योत्सना केरकेटा, आप देखिएगा कि इसका स्टेटमेंट था कि CNT फ्री हो जाना चाहिए ज़मीन। कि ऐसे परिस्थिति में ये सरकार जो आदिवासी का सरकार आदिवासी की ज़मीन लुटा रही है, और ये परिसीमन से पहले हमारा मांग है कि डिलिस्टिंग हो जाए ताकि ये धर्मांतरित मिशनरी जनरल सीट से लड़े। माइनॉरिटी का लाभ भी लेते हैं ये, और माइनॉरिटी के साथ साथ हमारा आदिवासियत का भी लाभ लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अब उलगुलान करने का समय आ गया है। 29 में सरकार को साफ करने का समय आ गया है। तो आप बता दीजिए कि रेम्स 1 के पास में DIG ग्राउंड में जिस तरीके से लोगों को, रैयतों को का घर तोड़ दिया गया, वैसे ही कल के डेट में संविधान का हवाला देकर के माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ये सरकार की जमीन है, आपको खाली करना पड़ेगा, तो हमारे आदिवासी कहाँ जाएंगे? नमस्कार, जोहार। द झारखंड न्यूज़ फीड देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि झारखंड में इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है, आदिवासी नेत्री है। आपको बता दें कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा एक समय पर दीदी और बहन का रिश्ता देखा जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों बहन जो है 2 समुदायों में बढ़ चुकी है। एक लगातार सरना सनातन की बात कर रही है, तो दूसरा जो है सरना और क्रिश्चियन भाई भाई का नारा लगा रही है। ऐसा क्या हो गया? देखिए, चूँकि कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा था, तो आदिवासी समुदाय ने जिस तरीके से हमें मान सम्मान दिया अपनी वॉइस को रेज़ करने के लिए और अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को रखने के लिए संवैधानिक तरीके से हमें मंच साझा करने का मौका दिया। लगातार मैंने अपने समुदाय को धन्यवाद दिया है। ऐसे में ज्योत्सना बहन का जो स्टेटमेंट रहता है कि ईसाई और जो आदिवासी हैं भाई भाई, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम भारतीय हैं और हम इस मातृभूमि को नमन करने वाले हैं। हम विदेशी ताकतों को कतई यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे ही परिवार, हमारे ही समाज के लोग हैं लगातार विदेशी ताकतों के संपर्क में आकर के अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति सब कुछ मटियामेट कर रहे हैं। वहीं सनातनों का देखिएगा कि लगातार हमारे फेवर पे ही रहते हैं। चाहे भारत की आज़ादी से पहले या मुगलों के भारत में आक्रमण करने से पहले की बात देखिए कि लगातार सरना सनातन का प्रगाढ़ संबंध रहा है। इसकी कई जो कहा जाए कि ऐतिहासिक मोमेंट जो है, कैप्चर है इतिहास के पन्नों पे भी है कि कभी भी सरना सनातन एक होकर के एक साथ में हम लोगों ने संघर्ष किया है इस भारत को और इस मातृभूमि को बचाने के लिए। इसलिए सरना सनातन कहती हूँ। और उनका स्टेटमेंट को देखिएगा कि ईसाई मिशनरी और धर्मांतरितों का सपोर्ट करना, उनका खूंटी जिला से चुनाव लड़ने की जो मंशा है, इनको डर है, जिनको चुनाव लड़ना है उन्हीं को डर है कि वो अपने धर्म की रक्षा, अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर सकते। वो विदेशियों की ताकत को बखूबी खुल करके नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक बनाना है, और मुझे वोट बैंक से मतलब नहीं है, मुझे चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने समाज की रक्षा करना, हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, हमारे जो पुरखों की संस्कृति है, परंपरा है, जल जंगल जमीन का संरक्षण करना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, हमारे बच्चों का आरक्षण, जो धर्मांतरित मिशनरी जो संपन्न लोग हैं, ये लोगों को विदेशी ताकत, विदेशी फंड्स आते हैं, हमारे आदिवासी समुदाय का हक को खा रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं। इनका डिलिस्टिंग होना अति आवश्यक है। इसलिए लगातार हमारा संघर्ष कुर्मी आंदोलन में भी, जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी था, तब भी मेरा यही विचार था। और जहाँ जहाँ धर्मांतरित मिशनरियों का प्रकोप था, वहाँ मैं अपना फेस चमकाने के लिए नहीं गई, क्योंकि मैं सच्चाई और अच्छाई के साथ अपने समाज का संरक्षण, अपने समाज को बचाव के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते आई हूँ। आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? क्योंकि धर्मांतरण अभी चरम पर है। देखिए, पूरे आदिवासी समुदाय को अपने ही लोगों से खतरा है। जो धर्मांतरित मिशनरी है, मैंने बार बार कहा, इनके पास अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था है। इनके पास अगर ये धर्मांतरित करते हैं तो किसी भी ईसाई को देखिएगा, चर्च में धर्मांतरण के बिना ईसाई वो नहीं कहला सकते हैं। उनका धर्मांतरण का सर्टिफिकेट ही है जो कि उनको हर जगह पे पहला प्रायोरिटी मिलता है। और ये लोग सेवा के नाम पे लगातार हमें छल करने का काम किया है इन लोगों ने। अगर ये संपन्न है तो स्वतः इनको, अगर जीसस से इतना प्यार है, इनको वेटिकन से इतना प्यार है, इनको जेरूसलेम से इतना प्यार है, तो फिर हमारा धर्म का, हमारे अस्तित्व का इन लोगों को कतई किसी भी तरह से अनर्गल ना किताबें छापनी चाहिए थी। हमारे महादेव के बारे में अनर्गल बात लिखते हैं। आप देख लीजिए ना, धर्मेश किसको कहते हैं? हमारा जो भगवान, जो धर्मेश महादेव को कहते हैं हम।
और ये लोग अपने जीजस को भी अब धर्मेश कह रहे हैं। तो ये हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कोई देख लीजिएगा कि जिस समय में इस संविधान के तहत जिस समय आज़ादी मिली उसके बाद हम बेहद गरीब थे, और उस समय में ये धर्मांतरित मिशनरी कभी कपड़ा दे करके, कभी बीज दे करके, तो फिर चंगाई के माध्यम से कोई लंगड़ा जो है दौड़ने लगेगा, अंधा जो है चलने लगेगा, बहरा जो है सुनने लगेगा। ऐसे चंगाई के माध्यम से लगातार आदिवासी समुदाय को दिग्भ्रमित किया गया। आदिवासी समुदाय बेहद गरीब, क्योंकि आदिवासी मतलब आदिकाल से जंगलों में रहने वाला, जो जल जंगल से प्यार करने वाला, जो प्रकृति को प्रेम करने वाला, ये आदिवासी समुदाय है, ना कि कोई सनातन, ना कि कोई मुसलमान, ना कि कोई ईसाई। देखिए, सनातन धर्म हमेशा हमारी रक्षा किया है, इसीलिए कोई सनातन आदिवासी नहीं बन सकता, कोई सनातन नहीं बन सकता, लेकिन आस्था का केंद्र एक है। हम इस मातृभूमि को माँ के रूप में पूजते हैं, हम इस प्रकृति को पूजने वाले हैं, हमारे वो अनुयायी हैं। अगर महादेव को हम कनकर में देखते हैं, अगर महादेव को बिना आकृति का पूजते हैं, तो वो आकृति के रूप में अगर पूजते हैं तो क्या ही गुनाह करते हैं। हमारा वो 28 सीट, जो 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीट जो अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षित सीट है, उसमें सनातन नहीं लड़ते हैं, उसमें धर्मांतरित मिशनरी लड़ते हैं। और ये लोगों लगातार बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी को स्लो पॉइजन दे करके क्यों मारा गया? क्योंकि 1970 के दशक में संसद में उन्होंने सांसद रहते हुए आवाज़ उठाई थी, धर्मांतरण के खिलाफ बात की थी। लेकिन उस टाइम में जिस भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को हिलाने का काम किया गया था, लेकिन क्यों उनकी मृत्यु पे डेथ सर्टिफिकेट पे क्यों उनका डेथ का कारण नहीं दिया गया पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का? आज उनकी बेटी कांग्रेस का तलवा चाटते हुए, आप बता दीजिए, भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन आदिवासियों को कहा इस देश का मूल मालिक है, लेकिन हमारा आरक्षण हमारा संविधान में ये क्यों डाल दिया गया कि आर्टिकल 342 का इन लोगों ने लगातार समर्थन करते हुए आदिवासियों को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? आर्टिकल 342 में संशोधन होना चाहिए। जिस तरीके से आप देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की बात देख लीजिए, आर्टिकल 370 जो चेंज हुआ, जिसको माय का लाल कह के लोग चैलेंज करते थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आज देश में हुआ ना। तो इस देश के मूल मालिकों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? डिलिस्टिंग क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो इसलिए लगातार हमारा ये जो जमीन दलाल की बात कीजिए, चाहे XYZ लोगों की बात कीजिए, चाहे दो फाड़ की बात कीजिए, हमको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो आदिवासी समुदाय को दिग्भ्रमित करते हैं। हमारी लड़ाई है सच्चाई अच्छाई की, जल जंगल जमीन की, हमारे विकास की, हमारे हक और अधिकार की, हमारा आरक्षण का सवाल है। अच्छा, परिसीमन झारखंड में किस तरह देखते परिसीमन? देखिए, परिसीमन होना तय है, परिसीमन तो होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कई विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और एक विधायक से संभव भी नहीं है। और हालात ये है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भी आज दिशाहीन हो चुके हैं। आज अगर कम संख्या में लोग रहेंगे तो लोगों तक जाने का जो विधायकों का है, अगर विधायकी अगर सीट्स बढ़ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये परिसीमन से पहले हमारा मांग है कि डिलिस्टिंग हो जाए, ताकि ये धर्मांतरित मिशनरी जनरल सीट से लड़े। माइनॉरिटी का लाभ भी लेते हैं ये, और माइनॉरिटी के साथ साथ हमारा आदिवासियत का भी लाभ लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमें आर्टिकल 342 में चेंजेस चाहिए। अच्छा, झारखंड में देखा जा रहा है कि छात्र एग्ज़ाम को लेकर भी धरना दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट के लिए धरना दे रहे, रिजल्ट आने के बाद भी धरना देना पड़ रहा है। तो छात्र क्या करें? सिर्फ धरना पे बैठे रहे और अपना भविष्य बर्बाद करें? कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, झारखंड राज्य में छात्राओं और छात्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी आप देखिएगा कि नौकरियों को बेच दिया जाता है, बाहरी ताकतों को यहाँ पे बैठा दिया जा रहा है। कभी देखिए कि यहाँ के लोगों को जब रिटायरमेंट के टाइम में नौकरी दिया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे है हॉस्पिटल्स में। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स के बाद अब रिम्स 2 बना रहे, बहुत सारा विवाद हुआ। अच्छा, रिम्स 2 बनाने से क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो जाएगा कि जो पहले है उसका व्यवस्था किया जाए? देखिए, रिम्स 1 में ही व्यवस्था इनकी ठीक नहीं है। रिम्स 1 की बात कीजिए, हमारे पूरा झारखंड में गैर मजुरवा ज़मीन भी बहुत है, सरकारी ज़मीनें बहुत है। आप रांची के अलावा भी कई ऐसा जगह है जहाँ पे रिम्स 2 की आवश्यकता है। आप गुमला के बॉर्डर पे कर लीजिए, आप बोकारो की तरफ कर लीजिए, आप
संथाल परगना की तरफ कर लीजिए, आपके पास कई ऐसे ज़मीनें हैं जो कर कि आप बिल्ड कर सकते हैं। खेती हर ज़मीन आदिवासियों की आत्मा होती है। आदिवासी समुदाय अगर ज़मीन नहीं होगी तो शायद आदिवासी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम जब भी जाति प्रमाण पत्र भी बनाते हैं तो हम लोगों को खतियान दिखाना पड़ता है, और हमारे पास खतियान ही नहीं रहेगा। अगर बता दीजिए कि अगर रिम्स 2 की ज़मीन को लेकर के अगर सरकार उनको ज़मीनें देती हैं, तो आप बता दीजिए कि रिम्स 1 के पास में DIG ग्राउंड में जिस तरीके से लोगों को, रैयतों को का घर तोड़ दिया गया, वैसे ही कल के डेट में संविधान का हवाला देकर के माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ये सरकार की ज़मीन है, आपको खाली करना पड़ेगा, तो हमारे आदिवासी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो यही मसला है कि आपके पास जब इतना डिमांड है कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, इस ज़िले में होना चाहिए, तो अन्य ज़िले में होना चाहिए। ये पूरी जो सरकार है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार में चाहे मंत्री हो, विधायक हो, मुखिया हो, सभी के सभी लोग इस लूट के प्रकरण में प्रखरता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और 40% मिनरल वाले प्लेस में ये लोग सिर्फ और सिर्फ चोरी करा रहे हैं। अच्छा, झारखंड में अब वह सरकार है, इसके बावजूद भी जो है झारखंड की जनता त्रस्त है। आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी समाज का भला नहीं हो रहा। देखिए, आदिवासी समुदाय की बात कीजिए तो आदिवासी बेटा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है। मैया समान योजना के अलावा कोई योजना इनके पास नहीं है। ना बच्चियों की सुरक्षा हो रही है, यहाँ रेप का कितना आप रेशियो बढ़ गया है, यहाँ छेड़खानी का रेशियो बढ़ गया है। यहाँ देखिए तरह तरह के गुट यहाँ पे पैदा हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा करके अलग अलग गुट बना रहे हैं और अपने आप को क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, कहीं जहाँ तहाँ मन गोली चला दे रहे हैं। तो जब शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ के बच्चों को, तो क्या ही करेंगे? खेत लूट लेंगे, हमारा खेत ले लेंगे विकास के नाम पे। अगर आप विकास के लिए खेत लिए हैं, हमारी ज़मीनें लिए हैं, तो एक सरकारी प्रावधान होता है कि इतने वर्षों के बाद अगर आपने यूज़ नहीं किया वो ज़मीन, तो वह स्वतः वो जोतकार जितना जिसका ज़मीन है उस पर वापस हो जाता है। तो वो भी प्रावधान नहीं कर पा रहे। इतना रिजिड और इतना मतलब क्रूरता क्यों? एक हिटलर का भी अंत बहुत भयावह हुआ था, यही अंत भयावह होगा इस सरकार का भी। 2029 में जनता बताएगी कि तानाशाह सरकार यहाँ नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारी ज़मीनों का संरक्षण चाहिए। ये ज़रूर बताएगी ये आने वाला चुनाव में, ये हमारी जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा, झारखंड में CNT एक्ट लागू है, इसके बावजूद जो है आदिवासियों का ज़मीन, CNT ज़मीन कैसे अन्य लोगों को बेचा जा रहा है? जिस तरीके से आपने जिसका नाम लिया, ज्योत्सना क्रिकेट, आप देखिएगा कि इसका स्टेटमेंट था कि CNT फ्री हो जाना चाहिए ज़मीन। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि आदिवासी ज़मीन को, आप कई ऐसे CO भी मिलेंगे जो करप्ट CO, सब CO की बात नहीं कर रही हूँ, वो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट्स है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है बिना मिली भगत, बिना सरकारी के मिली भगत कोई ज़मीन को किसी भी तरह हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। हमारे लोग, भोले भाले लोग, कई वर्षों से, पुरखों से अपना ज़मीन जोतते रहते हैं, खेती करते हैं, और अचानक से कोई पेपर लेके आ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये सरकार, जो आदिवासी का सरकार, आदिवासियों की ज़मीन लुटा रही है, तो कहाँ संरक्षण दे पा रही है? ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि 2029 में इस सरकार को साफ कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में स्वच्छ प्रवृत्ति का जो झारखंड को न लूटे, ऐसा कौन माननीय मुख्यमंत्री नहीं है जो कि झारखंड को लूटने में अपना योगदान नहीं दिया। सब पे देख लीजिए, CNT स्पीटी एक्ट का उल्लंघन तक यहाँ पे देखिएगा कि पूर्व मंत्री तक लगा हुआ है। बिना मंत्री, बिना विधायक, बिना सांसद का, बिना जनप्रतिनिधि का सहयोग से हमारी ज़मीनें क्या, हमारी 1 इंच ज़मीन इधर से उधर नहीं होगी। या तो फिर हमारी नौकरी, जैसे JPSC का मामला देखिए, PGT का मामला देख लीजिए, और पेपर लीक का मामला देख लीजिए। लगातार जो है संघर्षरत है हमारे बच्चे। और देखिए कि आदिवासी समुदाय बोलिए, चाहे मूल यहाँ के निवासी लोगों को कहिए, गैर आदिवासियों को भी कहिए, सब संपन्न नहीं है। कितना मुश्किल से लोग जो है दूसरे का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद में नौकरियां जब वो मेरिट लिस्ट में भी आते हैं, तो वो मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी दूसरों को नौकरी कैसे मिल जाती है? ये चिंतनीय विषय है। और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जागिए, समझिए, अब जागने का समय आ गया है, अब उलगुलान करने का समय आ गया है। 29 में सरकार को साफ करने का समय आ गया है। तो जैसा कि आपने सुना पूरा क्या कुछ कहा निशा भगत ने, आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ फीड, और आपके साथ मैं था विजय चंद्रा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी को झारखंडी जोहार।